हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सैयद उमर चीमा के हमरा प्रोग्राम टॉक शॉक में। आज के टॉक शॉक में आप एक टिकट में दो मज़े लेंगे, यानी कि दो टॉक शॉक देखेंगे। एक तो इस प्रोग्राम में मेरी और उमर चीमा की गुफ्तगू देखेंगे। कल किसी वजह से उमर दस्तयाब नहीं थे। इनकी अदम मौजूदगी में एक प्रोग्राम मैंने रिकॉर्ड किया था 4 बड़े अहम मौज़ूआत के ऊपर, और उनमें से एक मौजू ऐसा था साइफ़र का, जिसमें कुछ अफराद का नाम लिया गया था। हमने प्रोग्राम इसलिए डिले पे रखा, वेट किया, क्योंकि हमने बाज़ जो शख्सियात हैं उनमें उनसे रब्ता करने की कोशिश की कि वो उनका मौक़िफ़ आ सके। एहसन गुज्जर साहब से रब्ता किया गया कि उनकी जो अहलिया हैं फ़रद शहज़ादी साहिबा, उनका भी कोई मौक़िफ़ आए। इसी तरह जो और कुछ उसमें किरदार हैं उनसे रब्ता किया गया, लेकिन किसी का मौक़िफ़ नहीं आया। ये जो प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा है, जो मैं कह रहा हूँ कि एक टिकट में दो मज़े लेंगे, उसमें जो भी हम गुफ्तगू करेंगे उसमें किसी भी फरीक ने अगर कोई राय देनी हो, कोई मौक़िफ़ देना हो, तो हम बिल्कुल उनके लिए उन्हें वेलकम करेंगे। वो आएँ, हमसे रब्ता करें, और हमने भी उन्हें मैसेजेस किए हुए हैं, रब्ता किए हुए हैं। और अगर किसी का कोई और तरीक़ाकार है, किसी ने हमसे रब्ता करना है, तो वो भी हमारी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मौजूद है। तो आज के प्रोग्राम में हम 3 इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। एक पहले नंबर पे हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट तो नहीं, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ एक करारदाद मंजूर हुई है। पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या असरात होंगे, नंबर 1। नंबर 2 हम बात करेंगे जनरल फैज़ हमीद के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस की समाअत थी, क्या फैज़ हमीद साहब शिकंजे में आ रहे हैं। और तीसरे नंबर पर क्या अबसार आलम को दोबारा चेयरमैन पैमरा बनाया जा रहा है, ये क्या मामला है। इन तीनों मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। चीमा साहब जनाब, आप खरीद से हैं? ठीक है। A1। आपको पता है ये सेनेट में क्या हुआ कल? सेनेट में कोई मेरे ख्याल को करारदाद पास हुई है। हाँ जी। कोई सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया गया है जी हाँ। कि अपने फैसले पे नजरसानी करें। जी हाँ। हाँ, बल्कि मुतालबा ही नहीं किया गया, बल्कि आप वो करारदाद पढ़ें। पहले पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेनेट का जो इजलास है कल तकरीबन रात के वक्त ख़त्म हो रहा था। उस वक्त एक सेनेटर है, सेनेटर दिलावर। ये सेनेटर दिलावर पहले तो किसी ज़माने में नून लीग में थे, फिर आज़ाद हो गए, और इनका जो है ना दिलावर ग्रुप बड़ा मशहूर है सेनेट के अंदर, बड़े मालदार आदमी हैं। तो अभी तक आज़ाद ही हैं या कैद हो गए हैं? बस अभी तक आज़ाद ही हैं। असल में ये जिनके साथ हैं वो कैद में ही रखते हैं, तो ये नज़र आज़ाद आते हैं लेकिन होते आज़ाद नहीं हैं। खैर, तो जो चेयरमैन है सादक संजरानी साहब, आपको पता है, वो भी, उनकी भी बड़ी ख्वाहिश है इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने की। तो उन्होंने जब इजलास ख़त्म हो रहा था तो इन्हें पूछा दिलावर साहब से कि जी आप सुना को करारदाद लेके आए हैं, जैसा बेनियाज नहीं होता, मुझे पता ही नहीं। तो उन्होंने कहा शायद भूल ना जाए। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं करारदाद लाया हूँ। वो बड़ी एक तफसीली करारदाद उन्होंने उठ के पढ़नी, अंग्रेज़ी में बनी हुई शुरू कर दी। अब जो सेनेटर दिलावर साहब जो हैं, अंग्रेज़ी इनकी हमारी तरह ही माठी है, कोई इतनी पता लगता है कि कोई इतने वेल वर्स्ड नहीं। तो जब वो अंग्रेज़ी पढ़ भी रहे थे तो उसमें ऐसे शुस्ता वर्ड्स लिखे गए थे जो उनसे पढ़े नहीं जा रहे थे, और वो नज़र आ रहा था कि वो अंग्रेज़ी उन्होंने नहीं लिखी हुई, रिहर्सल करके नहीं आए, रिहर्सल करके प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं करके आए थे। तो वहाँ पर सेनेटर मुश्ताक बैठे हुए थे, तो उन्होंने बल्कि मजाक किया, उन्होंने कहा ये तो GHQ की अंग्रेज़ी लगती है। अच्छा, वो मतन क्या है, ये ज़्यादा अहम। मतन में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला दिया गया है, आपको पता ही है कि वो 9 मई के जो मुकदमात हो रहे हैं, तो उसके ऊपर जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में वो गालिबन बेंच है जिसने उसको गैर कानूनी करार दिया और कहा कि सिविल अदालतों में केसेस करे। तो उसके खिलाफ ये करारदाद की गई, और बल्कि उसमें ये भी कहा गया कि एक तो ये कि इस जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद रोका जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये कहा गया कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये शहीदों से गद्दारी है, मतलब शहीदों से गद्दारी है। पहली बात तो ये है कि इस वक्त पार्लियामेंट पूरी नहीं है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान तो एक हाउस है ना, नहीं करारदाद तो पेश कर सकते हैं। करारदाद तो जो मर्जी करारदाद पेश करें, करारदाद तो नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है ये कॉन्टेक्स्ट है ना पूरा, कि पहले यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करवाई गई इस्लामाबाद प्रेस क्लब में कि जी शोहदा के लवाकिन आए हैं, और वो आए, उन्होंने कहा कि जी ये नहीं है, इनकी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक नहीं है और ये शोहदा के खून से गद्दारी है।
फिर तमाम टीवी चैनल ने वो लाइव दिखाई। आमतौर पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज लाइव नहीं दिखाई जाती, वो जब इशारा होता है तो वो तो लाइव दिखाई। यानी कि एक माइंड सेट बनाया जा रहा है, भाई आपका अगर कोई केस है तो जाके अपील करें, उधर दरखास्त दें, रिव्यू में जाएं। ये आप यानी कि अदालत को हरास करने की क्या कोशिश की जा रही है। फिर सेनेट ऑफ पाकिस्तान, आपको पता कि सेनेट अनफॉर्चुनेटली एक कंप्रोमाइज्ड अदारा बन चुका हुआ है। चेयरमैन जिस तरह इलेक्ट हुआ था, हमें पता है किस तरह कैमरे लगे थे, फिर इसके सेनेट के अंदर क्या डिवीजन है। और फिर आप अलमिया ये भी देखें कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जिस वक्त ये करारदाद वगैरह पेश की गई, उस वक्त पीटीआई के लोग भी मौजूद थे, कोई मुखालफत नहीं की किसी ने। यानी कि वैसे पीटीआई बड़ी कह रही है कि हम बड़ी जी एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं और बड़ी हम जो है ना हक और सच की जंग लड़ रहे हैं, उधर किसी ने नहीं कोई मुखालफत की। अच्छा, फिर आज भी हुआ, ये तो कल रात की कहानी। आज सुबह जब सेनेट का इजलास हुआ तो वो सेनेटर सादिया अब्बासी है, जो शायद खाकान अब्बासी की बहन है, इन्होंने उठ के एतराज़ किया कि जी ये कल इन्होंने बंदे पूरे नहीं थे तो इन्होंने ये करारदाद पेश कर दी है और ये गलत है। इस तरह ये पार्लियामेंट की तौहीन है, बेसिकली उनका मकसद ये था। फिर सेनेटर रज़ा रबानी ने एहतजाज किया कि ये किस तरह की करारदाद आपने पेश की है। अब रज़ा रबानी बोल रहे थे, सेनेटर सादिया अब्बासी और सेनेटर मुश्ताक, ये तीन लोग हैं जिन्होंने मेनली एहतजाज किया। तो कोरम पॉइंट आउट किया किसने? सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो ने, जो कि पीटीआई के हैं। यानी कि इसके ऊपर बात ही ना हो। तो मुझे तो अभी पीटीआई लगता है कि पीटीआई के लोग जो इस वक्त सेनेट में भी बैठे हुए हैं, नहीं तो वो हो सकता है जो सेनेट में पीटीआई के लोग बैठे हैं वो समझते हैं कि इन सब लोगों का फौजी अदालत में ट्रायल होना चाहिए। ये उनकी राय हो सकती है। हमें जो है कि हम उनकी सोचों पर पैरे नहीं बिठा सकते। हाँ। तो आप देखिए ना कि क्या क्या यानी कि खेल है कि एजाज वैसे ये है कि इन्होंने तो जो किया है, हमारी जो लास्ट टाइम भी इस पर बात हुई थी, मैं आज भी इस चीज़ पर बिलीव करता हूँ कि इनको अभी तो मेरे ख्याल है कि अदालत ने तफसीली फ़ैसला जारी नहीं हुआ, ये जो फ़ौजी अदालतों वाला है। मैं उस मामले में इंटरेस्टेड हूँ कि उन्होंने किस तरह क्या जवाब दिए हैं। दूसरा ये है कि ये जो इंस्टीट्यूशन का क्लैशेज़ होते हैं ना, ये उस टाइम तक ख़त्म नहीं होंगे कि जब तक जो क्लैश का एक सबब है उसकी आप साथ एक हल नहीं देंगे। अब यह है कि ये मामला कोई एड्रेस नहीं कर रहा कि अगर ये जो प्रेसिडेंट सेट हुआ है कि कोई जाके फ़ौजी तनसीबात पर अटैक करता है, तो जो आर्मी एक्ट है वो तो बेसिकली फ़ौजी तनसीबात पर अटैक के हवाले से तो लगता है ना। तो इस तरह की अगर सिचुएशन बन जाएगी और अगर इस प्रेसिडेंट को टॉलरेट किया जाएगा तो क्या फ्यूचर में उसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी? नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर सिविल अदालतों में आप ट्रायल कर रहे हैं तो वो टॉलरेट कर नहीं, रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब फौज इस केस में, सुन लीजिए उमर, बात सुने, फौज इस केस में फ्रीक है। और किसके खिलाफ फ्रीक है? सिविलियंस के खिलाफ फ्रीक है। न्यूट्रल जगह फौज की अदालत नहीं हो सकती। अदालत ने फैसला कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने। अगर किसी को कोई एतराज है तो इस तनाज़े का हल भी, जो पॉइंट ऑफ व्यू आप है, इस तनाज़े का हल भी सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट सारे मसाइल वैसे हल नहीं कर सकती। नहीं तो फिर फौज देखें, जो फौज आप फ्री की बात कर रहे हैं ना, ये अगेन एक पॉलिटिकल इशू आ जाता है। और ये पॉलिटिकल इशू है ना, यानी कि जो हम इस्टेब्लिशमेंट के रोल की बात करते हैं तो उसमें जो सियासी जमातों के साथ ही अलायंस होता है ना एक इस्टेब्लिशमेंट का, तो हमारे यहाँ जो है उसके लिए भी कोई ऐसी एफर्ट नहीं हो रही कि हम पहले कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि एक एफर्ट करनी है। आप देखें, नून लीग वो फौज से डील कर चुकी है, पीपल्स पार्टी वो दौड़े लगा रही है कि हमारी डील हो जाए, पीटीआई उनके साथ जफीर लगाने के लिए तैयार है। फिर जो अदालत रह गई है ना। नहीं तो अदालत क्या कर रही है? सुन लेना मेरी बात, अदालत क्या कर रही है? आप भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि अदालत भी पूरी तरह के एस्टैब्लिशमेंट के कंट्रोल में नहीं है, ऐसी बात है? ऐसे ही है। तो इसका मतलब क्या रह गया कि जो भी है, आप इस अदालत के ऊपर जितना मर्जी एतराज कर लें, एक अदारा, कोई इंस्टीट्यूशन अगर कोई रह गया है तो वो अदालत ही रह गया। जो मिलिट्री, ये चीमा साहब याद रख लें कि ये पीटीआई की नफरत में या 9 मई जी 9/11 हो गए, ये बकवास बातें हैं। 9/11 16 दिसंबर 2014 को नहीं हुआ था, जब बच्चे मर गए थे, 150 बच्चे मर गए थे। उस टाइम मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी, तो नहीं बना लेते ना। 16 कौन से, यानी कि आप एपीएस की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम बनी थी ना मिलिट्री कोर्ट्स। मैं ये कह रहा हूं कि वो 9/11 वो था, आपने उसके ऊपर लिया। आपने जो 16 दिसंबर 2014 की इन्वेस्टिगेशन आज तक लोगों को नहीं पता।
ठीक है ना, इतना बड़ा वाकया ठीक है ना, तो उसका पता होना चाहिए। यानी कि इसका ये मतलब तो नहीं ना कि अटैक किया जाए। इसका मतलब नहीं, अटैक जो किया जाए तो उसके ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी की लगेगी सजा। एजाज, वो हमारी जो अदालतें हैं उनका भी रिकॉर्ड तो हमारे सामने है ना कि किस तरह केसेस चलते हैं। फौज का भी तो रिकॉर्ड भाई मैं आप जो है आप सुप्रीम नहीं ये अच्छा, ये फिर मसले का हल तो ना हुआ। तो फिर मैं नहीं, आप ये कह रहे हैं कि फौज को दे दें और मसले नहीं फौज को दे दें वाली बात नहीं मैं कर रहा। ठीक है, बात जो है ना, बात को आप समझें कि मैं बात क्या कर रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि यार ये इस तरह मसला खत्म नहीं होगा, इसका को हल तलाश करें। ये इनको कहें अगर अच्छा ये इस पे आ जाएं, इस पे आ जाएं, अगर मेरी बात सुने ना, अगर 9 मई के वाक़े पे आ जाएं तो सुप्रीम कोर्ट कहे कि इसकी वजूहात जो है वो भी डिटरमिन करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, उस पे आप उन वजूहात को एड्रेस करें। अदरवाइज होता यही है यानी कि कोई आगे से वो जवाब तलाश कर लेंगे जी कि वो बंदे उठाना शुरू कर देते हैं। पहली बात ये है कि वो भी गलत है ना, वो तो कर ही गलत रहे हैं ना। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी कोई लीगल जस्टिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के इदारे को मानते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट इसका फोरम है। ये मेरी और आपकी एजाज जो सुप्रीम कोर्ट भी जो जिसकी आप बात कर रहे हैं इस टाइम वो भी पोलराइज्ड है। वो इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी है या पीछे खड़ी है, पोलराइज्ड है, डिवाइडेड है। ठीक है, और जो फैसले हैं, जो जजेज हैं, उनकी बुनियाद पर भी हमें काफ़ी चीज़ों का पता चल जाता है। ठीक है, मैं अलबत्ता मैं आज भी समझता हूँ कि फैसला देना और उससे ज़्यादा उस पर जो अमल दरामद कराना होता है ना, वो इम्पॉर्टेंट होता है। इमरान रियाज के केस में हाई कोर्ट को भी आइडिया हो रहा था कि ये वो बंदा किधर है। ठीक है, वो इसलिए फैसला नहीं दे रहे थे कि अगर फैसले पे आगे अमल दरामद ना हुआ तो। ठीक है, ये जो हुज्जत है ये खत्म हो जानी चाहिए। हुज्जत नहीं है, यानी कि मैं यार मेरा पॉइंट ये है कि हम अगर इन लड़ाइयों से आगे हमें निकलना चाहिए। हम दहाइयों से ये लड़ाइयाँ चल रही हैं। उमर, मेरा पॉइंट ये है कि इन लड़ाइयों से आगे देखें, 9 मई का जो वाकया हुआ है ना, उस पर तो किसी को दो राय नहीं है ना कि वो गलत हुआ है। इस पर तो दो राय नहीं है ना। कोई एक बंदा कोई है जो उसको जस्टिफाई करता हो कि ये, और 9 मई के वाकये में जो भी मुलव्वस है उसको सजा होनी चाहिए। बिल्कुल ये ठीक बात है। इसका हल किसने करना है? इसका हल अदालत ने करना है। मेरे से दैट इज दी ओनली थिंग। यार अदालत की बात पर हम भी कोई क्वेश्चन रेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी कि किन कंट्रीज में कोई इस तरह की, हम जब प्रेसिडेंट की बात करते हैं, किस जगह पे इस तरह का वाकया हुआ है कि जो हम जब बात करते हैं कि मिलिट्री कोर्ट में गया था या नहीं? अमेरिका में क्या हुआ था? अमेरिका में ये अभी जो ट्रंप के हामियों ने सजा दी है तो उसे को फौजी अदालतों ने। अच्छा, वो उन्होंने उधर पेंटागन पे अटैक किया था या उधर कांग्रेस पे अटैक किया? चलो, अगर पेंटागन पे अटैक कर दिया जाए तो आप ये समझते हैं कि वो भाई ये फौज नहीं सिविलियंस लोगों ने। यार एजाज क्या बात कर रहे हैं? मैं फौजी इंस्टॉलेशन की बात कर रहा हूँ। आप मुझे पार्लियामेंट पे तो इधर भी अटैक हुआ था। ये बताएं, पार्लियामेंट में इधर अटैक हुआ था ना। एक मिनट बात सुने। पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, उधर पीटीवी पे अटैक हुआ, मामला किधर गया? एंटी टेररिज्म कोर्ट में। फिर किधर गया? मामला खत्म हो गया। इसलिए मामला खत्म हो गया ना कि उसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट थी। तो बस यही है ना, फौज थी ना। ठीक है, तो फिर भाई ये तो मैं तो ये कह ही नहीं रहा ना कि वो फरिश्ते बैठे हुए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि प्रॉब्लम दोनों साइड पे है। अगर ये स्कोर सेटल होता रहा तो हमारा इशू जो है अनरिजॉल्व होने की बात नहीं है। आप एक बात को जो मनवाने के लिए तैयार नहीं है ना कि अदलिया न्यूट्रल एम्पायर है। मसाइल होंगे उधर भी, फरिश्ते वहां पे भी नहीं बैठे हुए हैं। न्यूट्रल नहीं मैं मानता, अलबत्ता ही नहीं, एम्पायर है। एम्पायर है ना, तो न्यूट्रल तो कोई भी किसी को नहीं मानता ना, वो पोलराइज है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में तो है ना वो एम्पायर। ठीक है, उसको मानना पड़ेगा। दूसरी बात आपने कह दी कि जी वो फौजी अदालतों, वो पेंटागन के ऊपर जो GHQ पे अटैक हुआ था ना, अक्टूबर 2010 में हुआ था, जो मिलिट्री अटैक था, यानी कि टेररिस्ट का अटैक था, उसकी आपने फौजी अदालत में डॉक्टर उस्मान वो था उसकी। ये तो सिविलियन लोग थे जिन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी या एक पॉलिटिकल लीडर के कहने पे चले गए। भाई डॉक्टर उस्मान भी सिविलियन था। डॉक्टर उस्मान कौन सा फौज में था ना? वो गन्स मिलिटेंट अटैक था। इधर जो है वो घरों पे चले गए, उधर उन्होंने आग लगा दी। घरों पे चले गए, एहतजाज का गलत तरीका इस्तेमाल किया ना। कोई दहशतगर्द तो नहीं है ना ये। आप इन्हें दहशतगर्दों से ट्रीट करेंगे। ये पॉलिटिकल लोग थे, एक गलत पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के पीछे आग लगाने चले गए। ये गलत समझ के आप इनको चोरों और डाकुओं तो नहीं समझेंगे। यार चोरों डाकुओं वाली क्या बात है? ये असल में हम में से लोग हैं ना, इसलिए हमें फील नहीं होता। हम में से लोग हैं तो दहशतगर्द तो नहीं है ना। यार दहशतगर्द भी तो हम में से ही होते हैं। वो किधर से होते हैं? यानी कि हम इसी मुआशरे का हिस्सा होते हैं। वो उन्होंने गन उठाई होती है। यार मसला इजाज ये है। खैर एनीवे, यानी कि हमारी डिबेट लंबी होती जा रही। मेरा नेक्स्ट पॉइंट पर चलें। ठीक है, तो हाँ, अगली बात वो फैज हमीद का बताएं।
फैज़ हमीद साहब का केस आपने अगले दिन इस पे काफ़ी एक प्रोग्राम भी किया था, वो क्या नाम था जो टॉप सिटी के ओनर हैं हाँ जी, उनकी, मुइज़, हाँ, तो वो मामला उधर सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आज फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने काफ़ी वजूहात दी हैं कि हम इसको क्यों इस तरह 184 के तहत नहीं लेना चाहिए, रिस्ट्रेन शो करना चाहिए, ये एक इंडिविजुअल का मसला है। और भी लोग हैं गो के जो इल्ज़ामात हैं वो बड़े संगीन हैं। अब जो दरखास्त दहिंदा का ये है जी कि मेरी सुनवाई किसी और जगह से होगी नहीं, तो मैं इसलिए अदालत के पास आया हूँ। अब अदालत ने कहा जी कि इसके लिए तो बेहतर फोरम जो है वो वजारत दिफा है। उसने कहा जी कि मुझे नहीं लगता कि मेरी उधर बात सुनी जाएगी। फिर उधर जो एडिशनल अटार्नी जनरल मौजूद थे उन्होंने कहा जी कि नहीं, इनकी सुनवाई होगी, इनको डिफेंस मिनिस्ट्री को एप्लीकेशन देनी चाहिए, डिफेंस मिनिस्ट्री इनकी बात सुनेगी। अब मुझे जिस तरह हमारे मुल्क में चीज़ें चलती हैं, मुझे ये लगता है कि ये सारा उस प्रोसेस का हिस्सा है कि किस तरह मामला डिफेंस मिनिस्ट्री के पास जाएगा, अदालत से होता हुआ। अगर अदालत उसको टेकअप करती है तो फिर भी डिफेंस मिनिस्टर को कोऑपरेट करना पड़ेगा, फ़ौज को कोऑपरेट करना पड़ेगा अपने साबिक जनरल के ख़िलाफ़। और अगर वो अदालत कहती है कि अच्छा आप जो है ना, हम ये डिफेंस मिनिस्ट्री को रेफ़र करते हैं, ठीक है, तो फिर भी डिफेंस मिनिस्ट्री कहेगी जी कि हम तो पाबंद हैं। तो मुझे लगता है कि जो जनरल फैज़ हैं उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है, ठीक। और इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि उनके सियासी किरदार से ज़्यादा जो अगर सियासी किरदार पे अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो उसमें कोई भी नहीं बचेगा, हर एक का कोई ना कोई किरदार होगा। ठीक बात। अब ये है कि ये चूँकि माली किस्म के मामलात थे और बहुत ही संगीन किस्म के थे, जिस तरीके से हरासगी हुई, अगवा वाले मामला जो हैं, तो ये जो है इसको आप सियासत से भी अलग रख सकते हैं और जनरल फैज़ जो है उनका एहतसाब भी हो सकता है। तो अच्छा, वैसे इसमें बड़ी एक ट्रिकी बात है कि सेक्रेटरी डिफेंस है जनरल महमूदुज़्ज़मान, वही है ना सेक्रेटरी डिफेंस काल में, तो जनरल महमूदुज़्ज़मान साहब जनरल बाजवा के भी कोई अजीज़ हैं, हाँ, ठीक। और यानी कि जनरल बाजवा साहब ने आखिरी वक्त तक जनरल फैज़ मीर साहब को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। यानी कि अगर यानी कि हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि जिस पहले बंदे ने जनरल फैज़ मीर पे एक्शन करना चाहिए था वो जनरल बाजवा थे, उन्होंने ज़ाहिर नहीं किया। अब मामला आगे आ गया और जो जनरल बाजवा हैं वो इन मैनी वेज फैज़ मीर साहब को प्रोटेक्ट भी करते रहे। क्यों करते रहे मुझे नहीं इस बात का पता। ये भी हो सकता है इनकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो, और अंडरस्टैंडिंग है अभी तक उनकी है। तो अब मामला आ गया है वो जनरल महमूदुज़्ज़मान के पास, सेक्रेटरी डिफेंस के पास। नहीं, जनरल महमूदुज़्ज़मान के पास आ गया तो असल में सेक्रेटरी डिफेंस वही करेगा जो आर्मी चीफ। जाहिर है। मैं तो अल्टीमेटली मुझे नहीं लगता कि महमूदुज़्ज़मान जो हैं वो कोई बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो सकते हैं। नहीं, लेकिन विद इन द सिस्टम देखें ना, ये सारा मामला सेट कब होगा? ये मामला सेट उसी वक्त होगा जब आप एक जर्नैल को सज़ा देंगे कि भाई तुम अपने दौर में ये काम करते रहे हो। अगर फैज़ हमीद ये एग्जाम्पल बन जाते हैं तो आगे मामला ठीक हो जाएंगे। नहीं, ये मुझे वैसे अगर वो एग्जाम्पल बन भी जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि मामला ठीक हो जाएंगे। जो आइडियल नहीं होता ये है कि जो जनरल फैज़ हमीद के साथ भी होगा ना, ये टारगेटेड अकाउंटेबिलिटी होगी, ठीक है। हो सकता है कि किसी और ने किया हो तो वो टॉप सिटी वाले जो हैं वो भी इस पर कोई शोर ना करते, या अगर किसी ऐसे बंदे ने किया होता कि जिसकी मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है उसमें सुनवाई होती तो वो बात ना करते। तो मुझे तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये एक इत्तेफाक के साथ जो है ना चीज़ें आगे चल रही हैं। नहीं, वो आपकी ऑब्जर्वेशन में आई अप्रिशिएट दैट कि ऐसे ही है। मुझे भी आई फील द वे यू सेड, तो आपकी बात से मैं महसूस करता हूँ कि है ऐसे ही है जिस तरह आप कह रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब चीमा साहब एक बंदे को सज़ा हो जाती है ना, तो फिर बाकियों को आगे कान भी हो जाते हैं कि यार हमने ना इस लिमिट से आगे नहीं बढ़ना। बेशक वो टारगेटेड ही हो, बेशक वो टारगेट, उसे पता होगा कि यार कल कलां ये हालात बदल गए तो मेरे पे तो कार्रवाई हो सकती है। लेकिन कान ये भी हो जाते हैं कि आइंदा किसी ऐसे बंदे से पंगा नहीं लेना कि जो कल कोई आपका एहतसाब कर सके। ऐसा करें। अच्छा, वो ये बताएं कि वो अबसार आलम साहब, हाँ, वो भी जनरल फैज़ के साथ ही एक जुड़ा वाक़या है कि जो फैज़ाबाद जनरल फैज़ वो जो फैज़ाबाद धरना है उस पर आजकल सुप्रीम कोर्ट ने वो मामला टेकअप किया हुआ है अमल दरामद का। तो उसमें अबसार आलम साहब जो हैं उस टाइम चेयरमैन पैमरा थे, तो अबसार आलम साहब को भी बुलाते रहे। उस दौरान अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा अबसार साहब से कि आपकी वो पिटीशन का क्या बना जो आपकी इधर अपील आई थी, या कोई इस तरह का उसका जिक्र आ गया दरमियान में कि भाई मैंने तो इधर तक आया था तो
वो उस टाइम जस्टिस एजाजुल एहसन की क़यादत में एक बेंच ने वो इनकी अपील डिसमिस कर दी थी। और इनका मामला क्या था कि ये चेयरमैन पैमरा थे और हाई कोर्ट का एक रुकनी बेंच उन्होंने इनको ओहदे से हटा दिया था। उसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट आए। बाज़ का दिया है कि हमारी अदालतें अगर किसी मामले को अहमियत नहीं देती तो वो मामला लटकाती रहते हैं, तो वो 5 साल बाद जो है वो उन्होंने अपील डिसमिस कर दी। उन्होंने कहा कि आप जो है आप मायूस ना हो, ये चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा आप मायूस ना हो, आप दोबारा जो है अपील इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, इससे जो है यानी कि मुझे ये लगता है कि अदालत कोई इस लाइनों पर सोच रही है कि इनको बहाल किया जाए। ठीक है, कि भाई अपील का यही मकसद था ना। लेकिन फिर जो पहले चेयरमैन हैं तैनात चेयरमैन पैमरा, उनका क्या होगा? हाँ, उनकी तरफ आते हैं बाद में। अच्छा, अब यह है कि उसमें जो अबसार साहब का पॉइंट है उसमें उन्होंने एक तो ये बात की है, उन्होंने कहा जी कि मैं इसमें जो एक पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, एक तो ये है कि अपील रिस्टोर हो जाएगी। दूसरा ये हो सकता है कि जो मेरी उस दौरान इन्होंने मेरी कुछ सैलरीज वगैरह देनी थी जो इन्होंने रोकी हुई हैं वो वापस कर देंगे। दूसरा ये हो सकता है कि आप बहसीत पैमरा जो है मुझे चेयरमैन पैमरा मुझे आप बहाल कर देंगे। लेकिन जो उससे एक तीसरी उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा जी कि मेरा इन दो जो पॉसिबिलिटीज़ का मैंने जिक्र किया है, मैं उसमें मेरी दिलचस्पी नहीं है ना, मैं तनख्वाह लेने में इंटरेस्टेड हूँ, यानी कि मेरा जो मेन पॉइंट है, मेरा ये मेन पॉइंट है कि जो मुझे ख्वार किया गया है, जो मुझे बदनाम किया गया है, मेरी वो इज्जत बहाल की जाए। मेरा ये पॉइंट है, नहीं कि मेरी बड़ी जेन्युइन डिमांड है कि मेरी इज्जत एक इज्जत बहाल की जाए। और इससे भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो उन्होंने ये उठाया, उन्होंने कहा जी कि मैं समझता हूँ कि अगर हमारा जो जुडिशल सिस्टम है इसकी इस्लाहात हो जाती हैं, ये नहीं कि आज काजी फायदी साहब आए हैं तो मेरा केस सुन लिया, अगर कोई जो है बंदयाल साहब थे तो मेरी कोई बात ही ना सुने। ये जो है ना, ये इस्लाहात चाहिए कि ये जो आमतौर पे कहते हैं जी कि हम बंदा नहीं देखते केस देखते हैं, हकीकतन जो है वो बंदा ही देख रहे होते हैं। तो ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। अगर जो है अगर अदालत उस चीज़ में इस्लाहात करने में कामयाब हो जाती है तो मेरी ये सारी चीज़ें कुर्बान है। ये तो खिलन को मांगे है चांद वाली बात। और एजाज वैसे एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है कि ये अबसार आलम पहले चेयरमैन पैमरा थे कि जो एक सिलेक्शन प्रोसेस के जरिए आए। नो डाउट इसके ज़रिए आज तक जितने भी आए या वो कोई गवर्नमेंट कोई ऑफिसर से, ठीक है, उनको पहले जो 2 लगाए थे ना, एक मोहम्मद जावेद थे और उसके बाद वो इफ्तिखार रशीद साहब थे, उनके केस में तो कोई समरी भी मूव नहीं हुई। बस यही है जी कि ख्याल आया जी उनको जो है वो चेयरमैन पैमरा लगा। कितना जुल्म की बात है कि उस वक्त प्रोपेगेंडा कितना ज़्यादा किया गया था कि जी इनकी तालीम नहीं है। हाँ, ये तो अल्लाह के जो रूल्स हैं, पैमरा का ऑर्डिनेंस है, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, उसके ऊपर ये पूरा उतरते हैं। और प्रोपेगेंडा किया हुआ ये इस बंदे की तालीम। और ये असल में ना एजाज हमारे कोई बड़े कोई दकियानुसी किस्म की शराइत आ रही होती हैं पुरानी। अब यानी ये भी है कि नाजरीन को वैसे उन्होंने अबसार साहब को इधर सुना भी होगा कि अबसार साहब के साथ मैंने काम भी किया हुआ है, आपने भी काम किया हुआ है। ठीक है, मैं बहुत कम लोग हैं अपने प्रोफेशन में जिनको प्रोफेशनली इतना बेहतर रेट करते हैं। बड़े ठीक है, तो अब अगर आप यही देखते रहेंगे कि लेट्स से कि एक बंदे ने PhD की हुई है, आपने जो इधर जिनकी तालीम आप समझते थे को पूरी हैं, वो जो आपने लगाए हुए हैं वो उन्होंने क्या किया है? ठीक है, उन्होंने कौन सा पैमरा में इनकलाब लेकर आए हैं। दूसरा ये था कि इतराज़ ये था जी कि एक जो है 2014 में एक उन्होंने पहले कोई इस तरह का कोई इश्तिहार दिया, तो उसके बाद 11 महीने बाद ये दूसरा इश्तिहार आया जिसमें इन्होंने अप्लाई किया। लेकिन वो उनको इस तरह से जोड़ रहे हैं जी कि शायद वो पहले वाला कैंसिल हुआ था जी कि इनकी जो क्वालिफिकेशन है उसको एडजस्ट करने के लिए, जो कि ऐसा नहीं था। तो एनीवे यानी कि मुझे वैसे अब अगेन ये मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, अदालत की मैं तर्जुमानी नहीं कर सकता, लेकिन जो एक पस मंज़र है उसकी बुनियाद पे कि जिस तरह अदालत ने उन्हें इनकरेज किया है कि आप अपनी अपील के लिए दोबारा दरखास्त दें, तो उन्होंने अपना वो एक जवाब जमा कराया कि जिसमें वो सारा केस है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ना कोई अदालत ऐसा करने जा रही है कि जिसमें उनकी बहाली हो जाए या कोई इस तरीके से होगी कि इज्जत बहाल हो जाए। कहने का मतलब है ये होना चाहिए। और इत्तेफाक से मैंने अबसार साहब के साथ काम नहीं किया हुआ। अच्छा, जो जियो में थे जब भी नहीं, उस वक्त नहीं था मैं। लेकिन अदरवाइज मैं अबसार साहब को जानता हूँ एंड थैंक्स टू यू। आपने मुझे मैं कहूँगा प्रॉपर्ली आपने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया एंड सच अ ग्रेट मैन एंड आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे अबसार साहब जैसे बंदे से इंट्रोड्यूस करवाया। एक लाइन मैं बोलूँगा और बात हम ख़त्म करते हैं। ये अबसार साहब का केस तो उनकी इज़्ज़त ज़रूर बहाल होनी चाहिए और बहुत अच्छी उनका मौक़िफ़, वो बड़े क्लियर हैं, साफ़ सुथरे आदमी क्लियर है।
एक और बड़ी ज्यादती हुई है, और मैं ये बड़े अदब से कहूँगा, ये चीफ जस्टिस साहब काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से हुई है। अच्छा। वो ये हुआ कि सलीम बेग साहब जो मौजूदा चेयरमैन हैं पैमरा के, उनको आपको पता है इसी मामले में बुलाया गया था। तो चीफ जस्टिस साहब का रवैया या उनका जो अंदाज था ना उनके बारे में, वो मुनासिब नहीं था। मेरे ख्याल में जजेस को फैसले देने चाहिए, उन किसी की तौहीन नहीं करनी चाहिए। जो सलीम बेग साहब हैं, ये मेरी कोई उनसे दोस्ती नहीं है, लेकिन मैं अदरवाइज इनको जानता हूँ। शरीफ आदमी है, अपने काम से काम रखने वाले आदमी हैं, और आज के दौर में जिस तरह से सिस्टम चल रहे हैं वो इस सिस्टम का एक हिस्सा है ना। इस सिस्टम में तो जजेस जो हैं वो फिसल गए हुए हैं, इस सिस्टम में जर्नैल फिसल गए, इस सिस्टम अच्छा में एजाज, वो जिस दिन तो इनकी जो समाअत हुई थी ना, उस दिन आप इधर नहीं थे। तो मैंने ये इशू उस दिन भी रेज किया था कि हालांकि मैं सलीम बेग साहब जो हैं बड़े शरीफ आदमी ज़रूर हैं, लेकिन इंतहाई कमज़ोर आदमी हैं। ठीक है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ वैसे कि बड़े ओहदे पर जो है ना कमज़ोर लोग नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनकी कमज़ोरी का दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं और ओवरऑल पूरा अदारा जो है ना वो सफ़र करता है। लेकिन नहीं कसूरवार हैं, यानी कि दोनों का ही हो गया ना, यानी कि हम उनके लगाने की वजह से अब ये भी तो इनका भी तज़किरा हो रहा है ना। तो उस दिन भी हमने बात की थी जी कि आपने जो वो बेग जो है वो तुम्हारे नाम में नहीं लिखा हुआ, तुमने ये कैसे लगा दिए। एक ये पॉइंट रेज़ किया था। एक जो है दूसरा, उस दिन एजाजुल हक का मामला भी था, तो उन्होंने कहा जी कि इनके जो बाप है वो हाँ कोई सदर है जी, मैं उनको सदर नहीं मानता, आप जो है उनका अलग केस लगा लें। बाकी ये है कि हाँ, यानी कि बाकी कोई चीज़ें हैं हिस्ट्री की, आप हिस्ट्री को रेक्टिफाई कर लें, आप इस तरह कर लें। आप जिस ओहदे पर बैठे हुए ना, कोई बंदा आपके सामने बोल नहीं सकता। हो सकता है कि अगर बराबरी के लेवल पर बात हो तो कोई जवाब भी देना शुरू कर दे। तो मेरा ख्याल है कि उस ओहदे को और उस ताकत को जो है मॉडरेट करने की ज़रूरत होती है कि कोई किसी के साथ आपके सामने सारे लोग कमज़ोर ही होते हैं, साहिल होते हैं, ऐसे ही तो उनके साथ एक बेहतर रवैये की हम तो करते हैं। ऐसे ही तो चीमा साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, और इसके आगे वो प्रोग्राम है जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था कि फ़रत बीबी से उनके शौहर के ज़रिए रब्ता मैंने करने की कोशिश की है। बुशरा बीबी से उनके वकील जो हैं उनसे रब्ता मैंने किया था, मुझे उन्होंने कहा कि मैं आपसे रब्ता करूँगा, मुझे अभी तक नहीं रब्ता किया। और भी जो बाकी लोग हैं, प्रोग्राम आप गौर से सुनिएगा, किसी की हमने तौहीन नहीं की, जो हमें मालूमात हैं वो बयान की हैं। और इस जो अगला जो सेगमेंट है उसमें 4 बड़े अहम इश्यूज़ हैं, बहुत अहम इश्यूज़ हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ 4 अहम इश्यूज़ क्या हैं। एक तो ये है कि जो 190 मिलियन का केस है नैब में, वो हमने डिस्कस किया। फिर हमने IBA का एक मामला वो डिस्कस किया। फिर साथ ही साथ हमने इस्लामाबाद में सेंट्री वर्कर्स का मामला है वो डिस्कस किया। एक आज शायद कोई और इशू किया है, तो ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आएगा। हमें देखते रहिए, और अगर आपने हमसे रब्ता करना है तो हमारे ईमेल talkshock777@gmail पर रब्ता कीजिए। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज़ सैयद, प्रोग्राम टॉक शॉक के साथ। आज के टॉक शॉक में हम 4 मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बुशरा बीबी के हवाले से। नैब रावलपिंडी में उनकी हाज़िरी हुई है अलकादर ट्रस्ट केस में, या 190 मिलियन पाउंड की मुबैना करप्शन के केस में। इस केस का क्या होने जा रहा है, उसमें 2-3 बड़ी खबरें हैं, वो आपको बताएंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से। कुछ इस बात की इतलात हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान पर हॉट परस्यूट किया जा सकता है, यानी कि अफ़गानिस्तान के इलाकों में घुसकर हमला या अटैक किया जा सकता है। उस हवाले से बात की जाएगी। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे एक कराची के अदारे IBA के बारे में। बड़ा मशहूर तालीमी इदारा है, वहाँ पर क्या हो रहा है। वहाँ पर एक प्रोफेसर को उनकी नौकरी से बरतरफ किया गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, क्यों किया गया है, इस पे बात करेंगे। और चौथे नंबर पे इस्लामाबाद का एक मामला है कि इस्लामाबाद में सेंट्री वर्कर्स को तनख्वाह नहीं मिली। 4 मौज़ूआत पर मुख्तसर सी बात करेंगे। तो नाज़रीन, आज के दिन आपको पता है कि नैब बड़ी मुतहरिक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। होता यह है कि जब भी कोई जमात अपोजिशन में चली जाती है, पैटर्न यही है कि उसके ख़िलाफ़ नैब के केसेस भी खुल जाते हैं, FIA के केसेस भी खुल जाते हैं, दीगर इदारों के भी खुल जाते हैं। बाज़ केसेस दुरुस्त भी होते हैं, बाज़ केसेस फ़ेक भी होते हैं, और बाज़ केसेस जो फ़ेक केसेस हैं वो बनाए जाते हैं कुछ इशारों पर। और इशारे बदकिस्मती से पाकिस्तान की पूरी 75 साल की तारीख़ है,
इशारों के ऊपर केसेस बनते हैं और इशारों के ऊपर ख़त्म भी हो जाते हैं। इस वक्त नैब रावलपिंडी में एक केस है और उस केस का जो उन्वान है वो अलकादर ट्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है और वो 190 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का केस भी है जिसके हवाले से जाना जाता है। बुशरा बीबी की वहाँ पर पेशी हुई है। हमारी इतलात के मुताबिक इस केस की जो बड़ी पेशरफ्त है वो ये है कि रवां हफ्ते में किसी वक्त नैब रावलपिंडी इस केस का जो बाकायदा रेफरेंस है वो बनाकर एहतसाब अदालत में दाखिल कर देगी। हमारी इतलात के मुताबिक बुशरा बीबी की जो पेशी है उसमें कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से उनसे पूछगिछ की गई है। जो नैब को हदायत हैं वो ये हैं कि बुशरा बीबी को फ़िलहाल आप गिरफ़्तार ना करें। हदायत आपको पता है वक्ती किसी भी वक्त बदल भी सकती हैं, लेकिन हमारे पास इतलात ये हैं कि चूँकि वो खातून हैं इसलिए ऑप्टिक्स के लिए बेहतर नहीं है कि उस खातून को गिरफ़्तार किया जाए। वो जब केस का रेफरेंस दायर होगा तो रेफरेंस के बाद अदालत के हुक्म पर उनको उनकी शायद गिरफ़्तारी अमल में लाई जाए। जो इस केस के पहले तो मैं आपको केस बता देता हूँ आपको रिफ़्रेश करने के लिए कि ये केस क्या है, फिर इसके मुल्ज़मान की बात भी कर लेते हैं कि मुल्ज़मान कौन कौन से बनाए गए हैं नैब की तरफ से। केस इसका ये है कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे तो उनके दौरे हुकूमत में एक मामला जो है वो बैरिस्टर शहजाद अकबर जो उनके मामले ख़ुसूसी थे उन्होंने ये मामला शुरू किया था असल में नवाज़ शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ के उन्होंने NCA को लिखा था, नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया को एक ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने एवन फील्ड की एक प्रॉपर्टी के हवाले से ख़त लिखा था कि जी ये प्रॉपर्टी इन्होंने ख़रीदी है 2018 के इलेक्शन से पहले या 2013 के इलेक्शन से पहले। तो उसके हवाले से मैं डेट अगर मिक्स कर दूं तो उसको माज़रत कबूल कीजिए, फौरी तौर पे मेरे ज़हन में नहीं आई, लेकिन एक प्रॉपर्टी लंदन में ख़रीदी गई थी। उसके हवाले से शहजाद अकबर ने बैरिस्टर शहजाद अकबर ने लिखा ख़त कि इसकी तहकीकात की जाए, क्योंकि बैरिस्टर शहजाद अकबर का ख्याल ये था कि ये जो है ये प्रॉपर्टी एक जो मनी पाकिस्तान से भेजी गई है, करप्शन की प्रोसीड से वो प्रॉपर्टी ख़रीदी गई है। तो वो प्रॉपर्टी बेची तो नवाज शरीफ फैमिली ने थी, लेकिन वो ख़रीदी थी अली रियाज़ मलिक ने जो कि मलिक रियाज़ हुसैन के बेटे हैं, और वो तकरीबन 40 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग में वो प्रॉपर्टी ख़रीदी गई थी। उस प्रॉपर्टी के बारे में जब तहकीकात नैब ने की, 2-3 मुल्कों को इन्वॉल्व किया कि पैसे कहाँ कहाँ से आए, तो उसमें जो शरीफ फैमिली है वो बरतानवी इन्वेस्टिगेशन में शरीफ फैमिली क्लियर हो गई, लेकिन जो अली रियाज़ मलिक हैं जो कि मलिक रियाज़ के बेटे हैं वो उसमें इम्प्लिकेट हो गए। वो अपनी जो पैसे थे उनका कोई जवाब नहीं दे पाए, मोटी बात आपको बता रहा हूँ। फिर उसके ऊपर अली रियाज़ मलिक के ऊपर मज़ीद तहकीकात की गई जो मलिक रियाज़ के बेटे हैं, तो वो वहाँ पर पता चला कि 150 मिलियन की और रकम भी है वहाँ पर बैंकों में और मौजूद है और मुख्तलिफ सूरतों में मौजूद है, जो कि टोटल मिला के 190 मिलियन की रकम बनती है पाउंड स्टर्लिंग की। तो उसका कोई अता पता नहीं था। तो ये मामला NCA के साथ चल पड़ा मलिक रियाज़ का और बरतानवी इन्वेस्टिगेशन टीम का। अब इस वक्त उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत को भी ख्याल आया, शहजाद अकबर साहब को भी ख्याल आया कि ये तो गलत हो गया, क्योंकि मलिक रियाज़ एट दी सेम टाइम वो एक तरफ तो नवाज शरीफ फैमिली से वो प्रॉपर्टी ख़रीद रहे थे, उनके भी करीबी थे, लेकिन वो इमरान खान साहब के भी बड़े करीबी थे, और इमरान खान साहब के भी इतने करीबी थे कि इमरान खान साहब के घर पर अगर 2-3 अफराद जा सकते थे बग़ैर कबल अज़ वक्त नोटिस दिए, तो उनमें एक मलिक रियाज़ थे, दूसरे उसमें आज़म खान थे, और तीसरे थे जनाब जुल्फ़ी बुखारी। तो आज़म खान और जुल्फ़ी बुखारी जो हैं, आज़म खान और मलिक रियाज़ वो आखिरी दम तक इनके घर पे, इमरान खान साहब के घर पे बग़ैर नोटिस के जा सकते थे। तो जब ये पता चला खान साहब को कि यार ये तो बड़ा गलत हो गया, गवर्नमेंट को पता चला ये गलत हो गया, तो अब गवर्नमेंट एक्टिव हो गई मलिक रियाज़ साहब को एट दैट टाइम सपोर्ट करने में या सेव करने में NCA के केस में। उसमें मुबैना तौर पर शहजाद अकबर जो हैं वो मरकज़ी किरदार अदा करते रहे। शहजाद अकबर साहब बरतानिया में गए, उस वक्त जो ISI चीफ थे जनरल फैज़ हमीद वो भी बड़े एक्टिव थे, उन्होंने भी मुलाकातें की, बरतानिया में भी कुछ शायद मुलाकातें हुई और यहाँ पर भी कुछ मुलाकातें हुई सारे मामले में। इन शार्ट ये कि बरतानिया में जो मलिक रियाज़ साहब के बेटे अली रियाज़ का केस था उसका अदालत से बाहर एक एग्रीमेंट हो गया,
और अदालत से बाहर एग्रीमेंट हो गया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का भी इसमें, चूँकि मामला था रकूम पाकिस्तान से गई थी, तो पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया कि हम वो रकूम लेंगे। दूसरी तरफ एक और मामला चल रहा था बैरिया टाउन का, कराची का मामला चल रहा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बैरिया टाउन के ऊपर एक दी थी, फ़ाइन किया था या आप कह लें जुर्माना किया था। तो वो जो रकम है वो साकिब निसार साहब के दौर में, जब चीफ जस्टिस थे उनके दौर में ये फ़ैसला हुआ था, तो वो रकम इन शॉर्ट ये कि जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई थी वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आ गई या इनके अकाउंट में आ गई, या उसके जो बेनिफिट है वो टेक्निकल वो इसमें एडजस्ट हो गया। वो पता नहीं आगे भी कहते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन के कुछ लोग कहते हैं कि वो रकम जो है वो खाली इस अकाउंट में नहीं आई, वो आगे भी और जगहों पे भी गई है। खैर इस बात का तो इन्वेस्टिगेशन में, नैब की इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। तो ये मामला ये हुआ कि जो मलिक रियाज साहब के बेटे की जो रकम थी वो उनकी सेटलमेंट के चक्कर में पाकिस्तान में आ गई। और उससे पहले क्या हुआ कि जो काबीना है, फेडरल गवर्नमेंट की जो काबीना है जिसको इमरान खान साहब हेड करते थे, उन्होंने इसकी एक सीक्रेसी तय की, एक सीक्रेसी का एग्रीमेंट एनसीए के साथ तय किया कि हम इसको किसी भी सूरत में पब्लिक नहीं करेंगे। तो ये मामला हुआ, कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी थी, और हमारी इतलात के मुताबिक वो जो एग्रीमेंट था वो किसी तरीके से शायद अब नैब रावलपिंडी ने वो शायद उसकी कोई नकल वगैरह हासिल कर ली है या उसकी कोई डिटेल मिल गई है। एट द सेम टाइम जब मलिक रियाज साहब को या उनके बेटे को ये फेवर दी जा रही थी, तो उसी दुरानिये में एक कता एराज़ी सुहावा से थोड़ा सा आगे जाएं, अगर पिंडी से आप सुहावा के करीब सुहावा की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पर जाएं, तो वहाँ पर वहाँ पर जो ही आप सुहावा शहर क्रॉस करते हैं, पहाड़ियाँ आती हैं, तो लेफ़्ट साइड पे मेन जीटी रोड के साथ पे एक अलकादर ट्रस्ट की बिल्डिंग मौजूद है, जो कि एक बड़ी लैंड है जो कि अलाट की गई थी अलकादर ट्रस्ट को, जिसके अलकादर ट्रस्ट के ट्रस्टीज़ हैं इमरान खान साहब भी, उनकी अहलिया जनाब बुशरा बीबी भी और फ़रा साहिबा, उनका नाम भी काफ़ी लिया जाता है। तो ये नैब का ये बेसिकली इल्ज़ाम है कि ये जो ज़मीन जो इधर हासिल की गई उसके इवज़ वो जो 190 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग की जो सेटलमेंट थी बरतानिया के साथ, वो इन्होंने करवाई, गवर्नमेंट के ज़रिए करवाई। वो जो पैसे हैं वो इन्होंने इस तरीके से एडजस्ट अपने किए। तो ये बेसिकली ये पूरा केस है, जिसे अलकादर ट्रस्ट के तौर पे भी जाना जाता है। इसी केस को 190 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग के केस के तौर पे भी जाता है। और अब सवाल पैदा होता है कि इसमें मुल्ज़मान कौन कौन से हैं। मेरी जो नैब हुकाम से बात हुई है उनके मुताबिक इमरान खान साहब और जो बुशरा बीबी हैं या फ़रा बीबी हैं वो तो मुल्ज़मान की फ़हरिस्त में हैं ही हैं, लेकिन इसमें जुल्फ़ी बुखारी जो कि इस वक्त बैरून मुल्क है, उनका नाम भी जो नैब है वो मुल्ज़मान की फ़हरिस्त में डाल रही है। और जो गवाहान हैं उनमें भी बड़े अहम लोग हैं। सॉरी, जुल्फ़ी बुखारी के साथ एक और नाम जो बड़ा अहम है जो कि मुल्ज़मान की फ़हरिस्त में है, वो है बैरिस्टर शहजाद अकबर, जो कि इस वक्त खुद साख्ता जिलावतनी पर बरतानिया में है। जुल्फ़ी बुखारी भी बैरून मुल्क जा चुके हैं। मलिक रियाज साहब का नाम भी इस केस में मौजूद है मुल्ज़म के तौर पे। उनके बेटे अली रियाज का नाम भी मौजूद है मुल्ज़म के तौर पर। और आप सुन के हैरान होंगे कि इस केस के जो बड़े मुल्ज़मान हैं वो बैरून मुल्क जा चुके हैं। सिर्फ बचे हैं इमरान खान बचे हैं या बुशरा बीबी बचे हैं, मलिक रियाज साहब वो बाहर जा चुके हैं, जुल्फ़ी बुखारी बाहर जा चुके हैं, बैरिस्टर शहजाद अकबर वो बाहर जा चुके हैं। तो जो बड़े नाम हैं वो भी बाहर जा चुके हैं। अली रियाज जो हैं उनके बारे में मेरे पास इतला नहीं है कि वो बैरून मुल्क हैं या यहाँ या पाकिस्तान में। मेरी इब्तदाई आज से कुछ अर्सा पहले तक की इतलात यही थी कि वो अली रियाज भी बैरून मुल्क जा चुके हैं। अभी लेटेस्ट उनकी पोजीशन क्या है वो मेरे पास नहीं है, जो ही आई वो हम आपको अपडेट करेंगे। एक तो ये डेवलपमेंट हुई है कि इस केस में इस केस का अब रेफरेंस दायर होगा और रेफरेंस दायर होकर अदालत में बाकायदा कार्रवाई होगी। लेकिन इसमें एक और अहम पहलू भी है, वो ये है कि इस केस के गवाह कौन कौन है। आप सुन के हैरान होंगे कि इस केस में इमरान खान साहब के साबिक वफाकी वज़रा उन्होंने आके गवाही दी है। फवाद चौधरी साहब का नाम भी लिया जा रहा है कि उनको भी गवाही के लिए बुलाया जा रहा है। पता नहीं वो गवाही देंगे या नहीं देंगे, लेकिन जो हालात उनके हैं लग यही रहा है कि शायद वो गवाही देंगे। मोहम्मद मियाँ सोमरो साबिक वफाकी वज़ीर थे, वो आए हैं, वो आके गवाही दे चुके हैं। इमरान खान साहब के बड़े
यानी कि इमरान खान साहब की काबीना के बड़े अहम रुकन थे मोहम्मद मियां समरो, बड़े खामोश तबा हैं, बोलते नहीं हैं, बल्कि उनके एक करीबी अजीज़ हैं जो अभी निगरान काबीना में भी हैं, वो गवाही दे चुके हैं। फैसल वाडा वो तो पब्लिकली आके गवाही दे चुके हैं। जुल्फ़ी बुखारी साहब को भी बुलाया था, उन्होंने आके अपना बयान दिया है। इसी केस में जनाब शेख रशीद साहब को भी बुलाया गया है और काबीना के जो दीगर अरकान हैं उनको भी बुलाया गया है। दो जो फेडरल सेक्रेटरीज़ हैं उनकी बयानात भी लिए गए हैं और हमारी इतलात के मुताबिक वो गवाहों की फहरिस्त में भी शामिल हैं। एक तो हैं आज़म खान, वो इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। दूसरे हैं अहमद नवाज सुखेरा साहब, इनका बयान भी लिया गया है और हमारी इतलात के मुताबिक इनका नाम भी गवाहों की फहरिस्त में ही है। हमारी इतलात अभी तक यही कहती हैं कि इनका बयान ले लिया गया हुआ है और इन्होंने भी बयान दिया है इस सारे प्रोसेस में क्या हुआ इसके हवाले से। और भी बहुत सारे नाम हैं गवाहों की फहरिस्त में, लेकिन मैं मोटे नाम ले रहा हूँ। एक और नाम लिया जा रहा है लेकिन उसकी तस्दीक नहीं हुई, इसलिए मैं नाम वो नहीं लूँगा। एक बड़े वकील जो कि इमरान खान साहब के बड़े ब्लू आईडी थे उनकी दौरे हुकूमत में, वो उनका नाम भी लिया जा रहा है कि वो शायद इसमें गवाही दे चुके हैं और वो गवाही इमरान खान के ख़िलाफ़ दे चुके हैं। वो बड़े वकील माजी में पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं। पेपर में क्या आता है ये अभी टाइम बताएगा, लेकिन जो ही हमें पेपर इसका मिला, एविडेंस मिली, तो हम आपको बता देंगे कि वो गवाह अगर हैं तो वो किस नोयत के गवाह हैं। तो ये है सारा मामला जो आपसे मैंने बयान करना था इस सारे केस का, अलकादर केस का। दूसरे नंबर पे मैंने आपसे बात की थी कि मैं मुख्तसर सी गुफ्तगू करूँगा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बिगड़ते हुए ताल्लुकात के हवाले से। पाकिस्तान के जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस पर बड़े वाज़ेह तरीके से हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है मुख्तलिफ़ फोरम्स के ऊपर भी कि जो अफ़गान तालिबान हैं वो TTP को सपोर्ट कर रहे हैं और ये पाकिस्तान के मफादात में नहीं। ये बात तो शुरू से ही ऐसी थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रियलाइज़ किया है। लेकिन एट द सेम टाइम हुकूमत पाकिस्तान अफ़गान तालिबान को मैनेज करने के लिए या उनको जिसे कह लें कि मुज़ाकरात की टेबल पर लाने के लिए पाकिस्तान से अफ़गान महाजरीन की जो पॉलिसी है उसको अडॉप्ट कर लिए हुए है। और आपको पता है कि अफ़गान महाजरीन की एक बड़ी तादाद को बैरूने वापस अफ़गानिस्तान भेज दिया गया है और उसके ऊपर हमारे यहाँ जो नेशनलिस्ट हैं वो बड़ी ऊंची आवाज़ में कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, तमाम जो लोग हैं, तमाम जो अफ़गान्स हैं उनको अपने मुल्क में जाना चाहिए। इसके ऊपर हम बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं कि ये बड़ा गलत पॉलिसी है, ये गलत वक्त पर ली गई है, गलत अंदाज से ली गई है। इन अफ़गान माजरीन को पाकिस्तानी सफ़र किया जाना चाहिए, इनकी रजिस्ट्रेशन करके जो जो अफ़गान यहाँ पर पैदा हुए हैं उनको सिटीज़नशिप देनी चाहिए, जो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको सिटीज़नशिप देनी चाहिए, जिनके पास कोई स्किल है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, उसको भी प्रायोरिटी के ऊपर आप पाकिस्तान की सिटीज़नशिप दें अगर वो ख़ास वक्त यहाँ पर गुजार चुके हैं। पाकिस्तान को अपनी वीज़ा पॉलिसी, इमिग्रेशन पॉलिसी को बेहतर करना चाहिए। जो अफ़गान यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की रकम मुतय्यन कर दें, 4 लाख 5 लाख डॉलर, तो उनको फैमिली समेत यहाँ पर वीज़ा दें, इनको इस सिस्टम में इंटीग्रेट करें और पाकिस्तान की पावर बनाएं। अगर आपको अपनी नेशनल सिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा परेशानी है तो उनसे अफ़गानिस्तान की जो सिटीज़नशिप है उसकी रिनाउंस करवा लें या उनसे कोई पेपर साइन करवा लें। फिर जो दूसरी आर्ग्यूमेंट दी जाती है कि जी 14 या 15 दहशतगर्द जो हैं वो साल या 2 साल में या 6 महीने में वो खुदकश हमला आवर वो अफ़गान थे। ये ज़्यादातर वो वाले अफ़गान खुदकश हमला आवर आए हैं जो कि सरहद पार से आए हैं। ये यहाँ पर रहने वाले जो अफ़गान हैं वो किसी किस्म के आम तौर पे किसी किस्म की बुराई में या कानून की वायलेशन में मुलव्वस नहीं होते। गरीब लोग हैं, ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते, वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, उन्हें पता है कि वो दूसरी सरजमीन पे रह रहे हैं। कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं, जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कीजिए, लेकिन आप उनको जब डॉक्यूमेंट में ले आएंगे तो वो बड़ा बेहतर हो जाएगा। जो लेबर क्लास है अफ़गान महाजरीन की, उनके लिए आप कोई टाइम फ्रेम तय कर दें कि 5 साल के अंदर वो इतना टैक्स अगर जमा करवाते हैं तो उनको पाकिस्तान की सिटीज़नशिप दीजिए। इन अफ़गान
जो भाई हैं हमारे, अफ़गान बहनें हैं, अफ़गान फैमिलीज़ हैं, इनको गले से लगाने की ज़रूरत है। क्यों गले से लगाने की ज़रूरत है? इसलिए गले से लगाने की ज़रूरत है कि 4 दफ़ा अफ़गानिस्तान की ज़मीन तहे तेग हुई और चारों दफ़ा पाकिस्तान का रोल था, हमारा रोल था। पहली दफ़ा सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जंग हुई, पाकिस्तान का रोल ये था कि हमने पैसे लिए और जंग अफ़गानिस्तान के अंदर लड़ी हुई, बहुत सारे अफ़गान महाजरीन यहाँ पर आए, नंबर 1। नंबर 2, जब सोवियत यूनियन यहाँ से चला गया, अमेरिका यहाँ से चला गया, तो 90s के इब्तिदा में 95-96 में जब तालिबान ने अरूज पकड़ा और तालिबान ने गवर्नमेंट वहाँ पर हासिल कर ली, तो तालिबान के अरूज पकड़ने में पाकिस्तान ने भी उस वक्त सपोर्ट की थी तालिबान की। एट दैट टाइम जब पहली दफ़ा तालिबान जो है वो मुल्ला उमर के दौर में वो वजूद में आए थे और उन्होंने ज़ोर पकड़ा था, जब वो ज़ोर पकड़ रहे थे तो पाकिस्तान ने भी सपोर्ट किया था। तो फिर जब तालिबान वहाँ पर आए थे तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने तालिबान की सपोर्ट की थी। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये इसको कोई डिनाई नहीं करता। पाकिस्तानी भी इसको हम लोग भी मानते हैं और सारी दुनिया जानती है। उस वक्त भी जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में आ गए थे। दूसरी दफ़ा लोगों को वहाँ पर नकल मकानी करनी पड़ी क्योंकि लोग नाराज़ थे। तालिबान का जो सख्त सिस्टम था उसके ऊपर लोग बड़े सख्त नाराज़ थे। औरतों पर, बच्चियों पर तालीम की पाबंदी आयद कर दी गई थी, बुद्धा के मुजस्मे तोड़ दिए गए थे और भी बहुत चीज़ें हुई थी। अमन ज़रूर लाए थे उस वक्त, या पोस्ट की काश्त बंद कर दी थी, लेकिन लोगों के चेहरों से खुशी ख़त्म हो गई थी एट दैट टाइम। फिर ये 2 वाक़यात ही हो गए। फिर तीसरा वाक़या 9/11 का हुआ। 9/11 जब हो गया तो उसके बाद में अमेरिका एक दफ़ा फिर अफ़गानिस्तान पे चढ़ दौड़ा, तो इस दफ़ा फिर पाकिस्तान ने इसी अमेरिका का साथ दिया और फिर वहाँ से लोगों को निकलना पड़ा। और चौथी दफ़ा ये हुई कि जब दोहा पीस प्रोसेस हुआ तो पाकिस्तान पहले खुफिया तौर पे और बाद में सरेआम पाकिस्तान ने तालिबान की हिमायत की और सोचा ये कि हम अशरफ गनी हुकूमत को हटा देंगे क्योंकि वो तो मुखालफ है, वो तो प्रो इंडिया है। ज़ाहिर इंडिया का नाम लेके हम ज़्यादा हमारे जज्बात उछल जाते हैं। तो फिर चौथी दफ़ा हमने उन अफ़गान जो भाइयों के साथ, मैं ये कहूँगा कि हमारा भी रोल था कि अफ़गान तालिबान वहाँ पर आ गए। और जब अफ़गान तालिबान अब आ गए हैं तो अब हमारे उनके साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है। पाकिस्तान में टेररिज्म पहले की बनिस्बत ज़्यादा हो रहा है। अशरफ गनी के दौर में इतना टेररिज्म नहीं था जितना टेररिज्म अब यहाँ पर हो रहा है। तो अब उसके जवाब में हमने अफ़गान तालिबान को जिसे कहते हैं उनको निमटने के लिए हम जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो हमारा बाजू हो सकते हैं, जो हमारी ताकत हो सकते हैं, हम उनको दिखा दे रहे हैं। और वो लोग परेशान हैं क्योंकि वो यहाँ पर 4 जनरेशन, 4 नस्लें पैदा हो चुकी हैं जो यहाँ की ज़ुबान जानती हैं, यहाँ का कल्चर जानती हैं। हमने उन्हें कबूल नहीं किया, हमने उन्हें इज़्ज़त नहीं दी कि उनको यहाँ पर सिटीज़नशिप दे देते या उनको यहाँ पर कबूल करते। वो ब्लैक मार्केट में काम करते रहे। क्यों हमने ऐसा किया? हमारी गलतियाँ थी और वो उन गलतियों को ठीक करने के बजाय कि हम अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी ठीक करें, वीज़ा पॉलिसी ठीक करें, अब हम एक और बड़ी गलती कर रहे हैं कि ये जो मौजूद हैं इनको भी अपने ख़िलाफ़ कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए इनको। ये वतन जो है ये इन लोगों का भी वतन है जो यहाँ पर पैदा हुए हैं। बेशक उनके माँ बाप अफ़गान थे। इन अफ़गानों ने जो यहाँ पर 30 साल, 20 साल, 15 साल गुजार दिए हैं, ये वतन अब उनका भी है। बाहर जाते हैं हम तो 5 साल बाद सिटीज़नशिप मांगते हैं, इनको भी दे दें। खुले दिल का मुजाहरा करें। और ये यही कुछ होता है कि अगर कोई एक अफ़गान कोई जुर्म करता है तो हम कहते हैं ये अफ़गान था। हम ये नहीं कहते कि एक शख्स था जिसकी नेशनलिटी अफ़गान थी। हम कहते हैं जी ये अफ़गान है और अफ़गान सारे ये इस तरह के होते हैं। और बाहर चले जाएं तो वहाँ पर भी अगर कोई मुसलमान किसी मगरब में या अमेरिका में कोई जुर्म कर दे तो वो कहते हैं ये जी मुसलमान होते ही इस तरह के हैं। हालांकि कोई मुसलमान ही एक फ़र्द का जुर्म होता है। इसी तरह अगर किसी एक अफ़गान ने कोई जुर्म किया है तो एक फ़र्द का जुर्म है, पूरी कम्युनिटी को सज़ा उसकी नहीं मिलनी चाहिए। ये सोच अपनी ठीक करने की ज़रूरत है। मैं जो बातें कह रहा हूँ ये पॉपुलर बातें नहीं हैं, लेकिन मैं पूरे ईमान से इन पर यकीन रखता हूँ क्योंकि मैं अफ़गानिस्तान में रह के आया हुआ हूँ। मुझे पता है वहाँ पर लोगों का दर्द क्या है, यहाँ पर जो अफ़गान बसते हैं उनका दर्द क्या है, मुझे इसका पता है। ये तो 2 बातें हो गई। क्विकली 2 बातें और, एक IBA है कराची, बड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, बड़ा मारूफ अदारा है IBA का, बड़े अच्छा तालीमी इदारा है सिंध के अंदर, निजी शोबे का तालीमी इदारा है, लेकिन इसका बोर्ड है जिसमें सिंध गवर्नमेंट का भी रोल होता है। इस अदारे के एक प्रोफेसर हैं, फुल प्रोफेसर हैं, मार्केटिंग पढ़ाते हैं, उनका नाम है मोहसिन भट्ट। उनको बरतरफ कर दिया गया है, उनको
नोटिस दिया गया है कि आपको बरतरफ किया जा रहा है, नोटिस में नहीं बताया गया कि वो वजह क्या है कि आपको क्यों बरतरफ किया गया, ये ज़्यादती है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और फिर उसके ऊपर एक और काम ये किया गया कि प्रेस रिलीज़ में कोई उन पर इल्ज़ामात लगा दिए हैं कि इन्होंने ये जुर्म भी किया, ये जुर्म भी किया है, जो कि नोटिस में नहीं दिए गए। अब वो शायद मुझे नहीं पता वो जाएंगे या नहीं, वो शायद कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं, लेकिन ये मामला जुड़ा हुआ है IBA के एग्जेक्टिव डायरेक्टर के साथ। अकबर जैदी साहब IBA के एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं। बिलावल भुट्टो साहब इनसे बड़ी प्यार करते हैं, पीपल्स पार्टी वाले इनको बड़ा प्यार करते हैं। लेफ़्ट के आदमी थे, जमहूरियत के ऊपर, राइट्स के ऊपर बड़ा लिखते रहे। 4 साल उनके मुकम्मल हो चुके हैं। इन 4 सालों में भी उनके ऊपर हरासमेंट के बड़ा सीरियस इल्ज़ाम लगा। उसी जो है IBA के अंदर किसी खातून ने हरासमेंट का भी इल्ज़ाम लगाया। कोई और इल्ज़ाम कह रहा हूँ, मैं नहीं कहता हूँ मुजरम है, इल्ज़ाम है अनटिल प्रूवन अदरवाइज़। तो इनके ऊपर बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ाम। अब 4 साल इनके पूरे हो गए, तो ईमानदारी या शफाफियत का तकाजा तो ये होना चाहिए कि ये रिटायर होते और जाते और नया बंदा तैनात होता। एक्सटेंशन, हम फौजी एक्सटेंशन के ऊपर तो बात करते हैं, हमने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के ऊपर एतराज़ किया, करना चाहिए था। जनरल कियानी के एक्सटेंशन के ऊपर एतराज़ किया, करना चाहिए था। अभी एक्सटेंशन का लॉ बना, उस पर एतराज़ किया, करना चाहिए था। लेकिन हम इस तरह की एक्सटेंशन के ऊपर नहीं बात करते। अब ये अकबर जैदी साहब ये अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई है, जो अच्छे काम लिखते भी रहे हैं, सब कुछ करते रहे, ये सारी उसको बेच दी है उन्होंने, मैं ये कहूँगा नीलाम कर दिया है। अब ये एक्सटेंशन की पीछे लगे हुए हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं। मामला अब चला गया है मकबूल बाकर साहब के पास, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ पे कायम काम, और पीपल्स पार्टी की भी ख्वाहिश है कि इनकी एक्सटेंशन हो जाए। अकबर जैदी साहब, अच्छा नाम है आपका, इज़्ज़त से जाएं और बेहतर तरीके से जाएं और अपने पीछे कोई अच्छा पढ़ा लिखा आदमी छोड़ के जाएं। ये जो दाग आपके ऊपर लग रहे हैं, कोई किस तरह का इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई हरासमेंट का, कोई किस तरह का इल्ज़ाम लगा रहा है, और अबव ऑल इन तमाम के ऊपर लग ये रहा है कि आपको लालच है अगले 5 साल या अगले 4 साल के 50 लाख रुपया पर महीना आपकी तनख्वाह लगी रहे। थोड़ा सा इस मुल्क के ऊपर भी बेहतरी करें, इस IBA के इदारे के ऊपर भी बेहतरी करें। मैं तो आपसे दरख्वास्त कर सकता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ये मेरी दरख्वास्त थी। एक आखिरी इशू है और वो बहुत बहुत अहम इशू है। आज मैं मेलोडी में खड़ा था तो जे सालिक साहब, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, वो सैनिटरी वर्कर्स के साथ जा रहे थे एहतजाज करते हुए। तो मैंने जे सालिक साहब को रोक लिया, मैंने पूछा जी क्या मामला है? तो कहते हैं सैनिटरी वर्कर्स को, ये जो सफाई घरों से गंद कलेक्ट करते हैं, हम तो गंद डालते हैं ना, और हम कहते हैं ये गंद वाले हैं, गंद वाले वो नहीं, गंद वाले हम हैं, हम गंद फैलाते हैं और वो गंद इकट्ठा करते हैं और उसको मैनेज करते हैं। सैनिटरी वर्कर्स उनको इस्लामाबाद में कहते हैं, पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान में भी, दुनिया में भी। तो ये असल हीरोज़ हैं, इनको तनख्वाहें नहीं मिल रही इस्लामाबाद जैसे शहर में। और DMA CDA के साथ एक इदारा है, DMA का इदारा है, डायरेक्टर DMA, चेयरमैन CDA को चाहिए कि इन सैनिटरी वर्कर्स को तनख्वाह दें। ये इस शहर को खूबसूरत बनाते हैं, इस शहर में मैं और आप जो गंद डालते हैं उसको साफ़ करते हैं। तो मेहरबानी करें, आम आदमी है, गरीब आदमी है, मीडिया के ऊपर भी, TV चैनल्स के ऊपर भी आप इनकी खबरें नहीं देखेंगे, क्योंकि मीडिया के ऊपर भी एलीट कैप्चर हो चुका है। मैं आपको दरख्वास्त कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आप मेरी इस दरख्वास्त पर गौर करेंगे। आज तक के लिए यही। अगर आपने हमसे कोई बात करनी है तो talkshock777@gmail.com पे हमें ईमेल कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके मामले को छान फटक के तहकीक के बाद उसको उठा सकें। हमें देखते रहिए और अपनी राय भी दीजिए।